हेलो ट्रेडर्स। तो बजट आके कुछ 3-4 दिन हो चुके हैं और जिस दिन बजट अनाउंसमेंट हो रहा था, यानी कि जब बजट का जो लाइव जब अनाउंसमेंट हो रहा था और हम लोग सब लोग देख रहे थे, मुझे यकीन है शायद आप लोग में से भी काफ़ी लोग ने बजट देखा होगा। और जिस टाइम पे बजट अनाउंस हो रहा था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गिरावट आई थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था। तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो यही लगा कि मार्केट में अभी कहीं ना कहीं जो हम लोग के जो डाउन साइड के लेवल्स है, 22,000 21,000 के लेवल्स हम लोग को कहीं ना कहीं दिखेंगे। लेकिन अगले जो 2-3 दिन जिस हिसाब से बाइंग प्रेशर आया है, अब तो मुझे उल्टा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम लोग को 28 या 30,000 के लेवल्स भी हम लोग को निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो चले गाइस, बिना कोई देरी किए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एक ओवरऑल मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि बजट के दिन पे मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग को निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम इन कर लेता हूँ। आप देखोगे इस दिन ट्यूसडे के दिन 23 जुलाई 2024 के दिन मार्केट का जो सॉरी जो बजट अनाउंसमेंट था वो चल रहा था मार्केट में। और फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर आया। और मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो अभी बढ़ा है 10% से लेकर 12.5% हो गया वो, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा है। काफ़ी लोगों का शायद ये भी मानना था कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर जो 5% एक्स्ट्रा भी टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले 15% था, अभी नए वाले इस हिसाब से 20% होगा। तो कहीं न कहीं वो उसमें उसमें ज़्यादा लोगों को ज़्यादा मतलब बुरा लगा है और कहीं न कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है। बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का इतना इम्पैक्ट नहीं गिरा होगा जितना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इम्पैक्ट गिरा है। क्योंकि कैसा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इसीलिए मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसे कि अगर आपने BTST ट्रेड करा है या 6 महीने भी स्टॉक होल्ड करा है, फिर भी आपको 20% तो देना ही है। अनफॉर्चुनेटली आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। बट पहले कैसा होता था, जो लोग इन्वेस्ट करते थे 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल, तो अभी अगर वो लोग वो 5 साल 10 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर एक स्टॉक में, और उसके बाद अगर जब वो अपनी बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तब उसके बाद उनको 10% की जगह 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर जब अमाउंट बड़ा होता है तो वो 2.5% भी बहुत ज़्यादा अपने को लगता है। मान लो जैसे कि अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, उसको मैंने 5 साल के लिए उसको कोई भी एक स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट करा था, या मान लो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट करा था, और उसके बाद 10 लाख का मान लो 20 लाख हो गया, तो मुझे दस दस लाख का प्रॉफिट मिला। ठीक है, अभी 10 लाख में मुझे 1 लाख का मुझे सिर्फ ये देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिसके अंदर भी वो एग्जेम्प्ट होता था। ठीक है, तो मान लो बट इसके अंदर भी एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है, बट अगर मुझे टैक्सेबल इनकम है, मुझे 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था 10% के हिसाब से। अभी मुझे वो 1 लाख नहीं, मुझे 1,25,000 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो 25,000 है वो ज़्यादा चुभेगा मुझे, क्योंकि 25,000 एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वैसा जो छोटे मोटे अमाउंट्स है उस पर शायद इतना ज़्यादा किसी को तकलीफ नहीं होगी, 1,000 2,000 अगर होता तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। बट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम के लिए करते हैं और बड़ा उसके अंदर कॉर्पस जमा होता है, तो अमाउंट भी कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गलत डिसीजन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बट अगेन अभी जो मेरे या आपके सोचने से अभी फ़िलहाल तो कुछ होगा नहीं। हम लोग को जब जो अगला बजट आएगा उसके अंदर हम लोग को देखना होगा कि क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस इसके अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हम लोग को टैक्स एग्जेम्पशन पहले जो 1 लाख का मिलता था कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, अभी वो बढ़कर 1,25,000 का हो गया है। बट मेरे हिसाब से अगर वो कहीं ना कहीं अगर 1 लाख ही रहता एग्जामेशन, या फिर उसको अगर 75,000 भी कर देते, और जो करंट LTCG था उसको 10% था, उसको अगर घटाकर 7.5% कर देते या 8% भी कर देते, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी खबर हो जाती थी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। बट हालांकि अभी हम लोग फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकते। अभी हम वापस आप लोग को वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं अगर लेके गया तो आप देखोगे जो हम लोग का जो पिछले 3 हफ्ते से जो इंपॉर्टेंट लेवल था 24,500 के आसपास का लेवल, वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। और अगर जो रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जो ये हफ्ते का या पिछले हफ्ते का जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,830 का, वो भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। 24,830 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो मेरे हिसाब से हम लोग को 28,000 या 30,000 के आसपास के लेवल्स हम लोग को
निफ्टी में ये ईयर एंड होने से पहले ही दिख सकते हैं, या ये ईयर एंड होते होते दिख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसा बिहेव करता है, देखना जरूर बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और यूएस के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उसको भी मार्केट कैसा एब्जॉर्व करता है वो देखना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक और एक इवेंट आने वाला है। तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अगर निफ्टी में टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। अभी अगर आने वाले हफ्तों में अगर नीचे आएगा निफ्टी, तो मेरे हिसाब से वीक तो नहीं होगा बट वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होगा। वीक तो मेरे हिसाब से 24,000 के लेवल के बाद ही वीक होगा। अगर 24,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को 23,300 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, और उसके नीचे 22,900 के आसपास के लेवल्स। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा कुछ काफ़ी अच्छा बाइंग मूवमेंट नहीं आया। उल्टा बैंक निफ्टी में तो अच्छी खासी सेलिंग आई थी। और बट मेरे हिसाब से सेलिंग भी इसलिए आई थी क्योंकि यूजुअली बजट के टाइम पे फाइनेंस रिलेटेड या मतलब बैंकिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ने इस बार भी वही एक्सपेक्ट करा था कि कहीं ना कहीं बैंकिंग रिलेटेड कुछ पॉलिसीज आएगी अच्छी, या फिर कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छा मोमेंट, अच्छा कुछ फेवरेबल कुछ ना कुछ उसके अंदर बजट में ऐसा अनाउंस होगा जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री को या फाइनेंस इंडस्ट्री को इन जनरल फ़ायदा होगा। बट एटलीस्ट मैंने तो कुछ ऑब्जर्व नहीं करा वैसा। आई गेस शायद मैंने मिस कर दिया होगा अगर कुछ वैसा, अगर कुछ डिस्कस करा था या वैसा कुछ अनाउंस करा था तो। अगर आप लोग में से किसी को पता है कि बैंकिंग रिलेटेड या बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से वैसा तो कुछ अनाउंस हुआ नहीं था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल एक गिरावट आई है। बट इसको मैं एक बड़ी गिरावट भी नहीं कहूँगा सच कहूँ तो। अभी बड़ी गिरावट तो हम लोग को कहीं ना कहीं अगर 49,700 के आसपास के लेवल्स पर जाएगा, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मैं बोलूँगा कि एक अच्छा एक गिरावट आई है और बजट के बाद। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी तक 600 पॉइंट का मार्केट गिरा था, मतलब उससे ज़्यादा ही गिरा था, 1000 पॉइंट के आसपास गिरा था, बट रिकवर हो गया अभी हम लोग वापस 600 पॉइंट पर क्लोजिंग किया पिछले हफ्ते के हिसाब से। बट अगर और 600-800 पॉइंट अगर गिरता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी को एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अभी पहला स्टॉक देखते हैं हम लोग। जो पहला स्टॉक है जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ। अभी इस स्टॉक ने 2021 सितंबर में एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जबकि उस टाइम पे वो ऑल टाइम हाई था जो कि था 724 के आसपास का लेवल। अभी उस टाइम को जब ये मार्केट ने या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने जब इस लेवल को टेस्ट करा, उसके बाद उसको फॉलोअप नहीं मिला और वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया वो जो अपना ऑल टाइम हाई था, और कहीं ना कहीं अच्छी गिरावट आई। फिर एक पुल बैक लेके वापस सोच मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने सोचा था कि शायद वो ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, बट कहीं ना कहीं वो भी कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाद वापस और अच्छी गिरावट आई। और मार्च 2023 से फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है ये शिफ्ट हुआ, और एक हायर लो का एक फॉर्मेशन बना के एक अप ट्रेंड की तरफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जाता गया। और अभी वापस 3-4 साल बाद वापस उसी लेवल पर आया है 724 का। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक हल्का सा ब्रेकआउट भी दिख रहा है उसके अंदर, बट उसको मैं ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। लेकिन इसके अंदर ये अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता, तो शायद ये जो 724 के लेवल पर ही नहीं रहना चाहिए था। ये शायद मेरे हिसाब से 730 के आसपास पहुंचना चाहिए था। तो वो एक थोड़ी एक अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट थोड़ा एक मतलब ज़्यादा होना चाहिए। ये जस्ट मतलब ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसको एटलीस्ट मैं कंसिडर नहीं करता एकदम उसको कंफर्टेबल ब्रेकआउट। तो अभी फ़िलहाल मेरी नज़र रहेगी इसके ऊपर कि आने वाले हफ्ते में ये कैसा परफॉर्म करता है, एक साइडवेज रहता है या एक वापस इसका जो ब्रेकआउट है उसका उसको फॉलोअप देता है। जो भी होगा मैं उस हिसाब से इसके अंदर मैं अपना नज़र बनाए रखूँगा। अभी अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर मैं इसके लिए टारगेट की बात करूँ, करंट मार्केट प्राइस तो कहीं ना कहीं 724 का है, बट टारगेट के हिसाब से बात करूँ तो 1065 का इसके अंदर मुझे एक अच्छा टारगेट दिख रहा है। परसेंटेज के हिसाब से 32% का कुछ गेंस हम लोग को आने वाले टाइम में दिख सकता है इसके अंदर। जो अभी अगला स्टॉक है वो है एमएफएसएल यानी कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरह ही 2021 में, बट 2021 जुलाई में उसका जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट करा था।
और उसके बाद अगस्त में वापस उसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद तीसरी बार ये वापस अगर देखा जाए तो 2021 सितंबर में ही उस लेवल को फिर से टेस्ट करा था, जो कि था 1143 का, बट उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और उसके बाद आईसीआईसीआई की तरह ही इसके अंदर भी एक डाउन ट्रेंड आया। और अभी अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ हफ्ते यहाँ पर बिताने के बाद यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हुआ मार्च अप्रैल में 2023 के। यहाँ पर छोटा सा एक एक्यूमुलेशन जोन है। उसके बाद जो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है, जो मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो अभी तक वो मोमेंटम मोमेंटम अच्छा चल ही रहा है। ठीक है, अभी करंट मार्केट प्राइस तो 1108 का है, बट 1143 का लेवल इस हफ्ते पिछले हफ्ते एज गुड एज टेस्ट हो ही चुका था, बट फिर भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो मुझे अभी ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अभी आने वाले हफ्ते में क्या मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इस लेवल का ब्रेकआउट कर पाता है। और अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग के रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसका टारगेट कहीं ना कहीं 1703 का हो सकता है। अगेन ये भी 30-32% के आसपास के इसके अंदर हम लोग को गेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जो अगला स्टॉक है वो है तिरुमलाई केमिकल्स। ठीक है, अभी जो तिरुमलाई केमिकल्स है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी काफ़ी एक अच्छे चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर इस पे एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मोमेंटम आ सकता है आने वाले टाइम में। अगर आप देखोगे बाकी दोनों स्टॉक की तरह ही 2021 में भी इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था अक्टूबर में, लेकिन उसके बाद ज़्यादा कुछ फिर कर नहीं पाया। फिर 2022 में वापस कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास पहुंचा था, बट फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया। और काफ़ी ज़्यादा एक एक कंसोलिडेशन, एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज में रहने के बाद 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी वापस अपना जो ऑल टाइम हाई जो लेवल है उसको वापस टेस्ट करता हुआ यहाँ पर नज़र आया है तिरुमलाई केमिकल। तो 339 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से आने वाला जो टारगेट है वो 506 का दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर भी 33% के आसपास का गेन दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर एक अच्छी बात बताऊँ तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है ही है, बट अगर मैं थोड़ा सा इधर ये जूम आउट करो, वॉल्यूम भी दिखाओ तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वॉल्यूम भी फेवरेबल है और साथ ही साथ कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, अभी जो अगला जो स्टॉक है वो है इंडिया ग्लाइकोल, सॉरी। तो जो अभी ये वाला जो स्टॉक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखोगे कि ये वाले स्टॉक ने सबसे पहले तो 2020 में एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेक किया था, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव दिया था। जब ये कंसोलिडेशन जो ब्रेक हुआ था, ठीक है, तभी इसका प्राइस था 337 का। उसके बाद जो अच्छा ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं 1150 के लेवल पे गया। आप देखोगे 2020 से सिर्फ 2022 तक 1.5-2 साल के अंदर ही, क्योंकि 2020 का ये दिसंबर का मंथ चल रहा था, तो 2021 ही पकड़ लीजिए, 1.5 साल के अंदर ही अच्छा एक हम लोग को एक अच्छा इसके अंदर क्या बोलते हैं अप्रिसिएशन दिख गया था, प्राइस अप्रिसिएशन। तो कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम आया, बट उसके बाद ये ऑल टाइम हाई को सस्टेन नहीं कर पाया, लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई इसके अंदर। और गिरावट के बाद जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक एक एक्यूमुलेशन जोन इधर बना, इधर काफ़ी ज़्यादा एक कंसोलिडेशन हुआ। फिर उसका तो ब्रेकआउट करके वापस अब भी एक अच्छी अपनी जर्नी कंटिन्यू कर चुका है। पिछले 3 हफ्ते से इसके अंदर वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, कैंडल्स भी इस बार अच्छी बनी है, और पिछले हफ्ते ये लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था, अपना ऑल टाइम हाई बना दिया था, बट जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग नहीं हो पाई। अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस हफ्ते में अगर इसका जो लेवल है 1150 का, 1150 का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ब्रेकआउट अगर अच्छा होता है और क्लोजिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आने वाले टाइम में हम लोग को और अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं। रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से 36% का इसका गेन नज़र आ रहा है। और अगर लेवल्स की बात करूँ तो 1800 का इसके अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा टारगेट दिख रहा है। अभी जो हम लोग का जो अगला स्टॉक है वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये guys, जितने भी मैं इसके अंदर स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ अभी तक, जो भी मैंने 3-4 स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करे, ये मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अपना एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि मेरी कौन से स्टॉक पर नज़र रहेगी, और नज़र रहेगी तो क्यों नज़र रहेगी। और मैं सिर्फ जब एक स्टॉक देखता हूँ तो इसके अंदर और क्या क्या क्राइटेरियाज मैं देखता हूँ, कौन से चार्ट पैटर्न है, वॉल्यूम्स कैसा है, और कितना लंबा ड्यूरेशन का ब्रेकआउट हो रहा है या किधर कंसोलिडेशन हो रहा है, वो सब चीज़ें भी मैं
देखता हूँ, तो इससे आप लोगों को भी एनालिसिस करने में मदद होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना होगा तो कृपया खुद का एनालिसिस भी करिए, खुद का रिस्क मैनेजमेंट समझिए, उसके बाद ही इसके ऊपर आप बाय या सेल लेना। मेरे कहने पर बाय या सेल रिकमेंड मतलब बाय या सेल नहीं करना। और साथ ही साथ अगर इनमें से कोई भी स्टॉक है, पिछले वीडियोस में भी जो भी मैंने कोई भी स्टॉक डिस्कस करे, अगर इसमें कभी भी आपने अगर मेरे सुनने पर अगर आपने फिर भी पोजीशंस बनाए हो मेरे ना कहने पर भी, अगर आपका कोई भी नुकसान होगा तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए खुद का एनालिसिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। और ये अगला स्टॉक ये आखिरी स्टॉक भी है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये एवरेडी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो बचपन में आप लोगों को पता होगा या आप लोग किसी को याद होगा कि एवरेडी की एक बैटरीज आया करती थी, ड्यूरेसल वो सब के पहले, या एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं था ड्यूरेसल जैसी कोई बैटरीज भी थी, बट एवरेडी मेरे घर पे काफ़ी ज़्यादा चलती थी, तो एवरेडी इसके लिए मुझे ज़्यादा पता भी है। रिमोट की या घड़ी के बैटरीज आ जाया करती थी जो नॉर्मल डबल ए बैटरीज। तो अभी ये वही वाली कंपनी है। अभी एवरेडी ने आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2017 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया, कुछ कुछ हफ्ते यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक इसके अंदर गिरावट आई, और वो 465 के लेवल के बाद कहीं ना कहीं 34-35 रुपीज़ के आसपास तक ही आ गया था, यानी कि 90% इसका जो शेयर प्राइस है वो पूरा ड्रॉ डाउन हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा था, ठीक है, एक छोटा सा एक्यूमुलेशन जोन। तो ये जो था ये स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं मई 2019 से लेकर जुलाई 2022 तक, यानी कि एक सवा साल ये जो एक्यूमुलेट हुआ यहाँ पर। फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रहा, और 2021 अगस्त तक 400 के लेवल पर वापस जा चुका था। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी 2021 जो अगस्त में जो हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई नहीं था बट जो उसका जो लास्ट हाई था, उसके बाद से लेकर अभी तक वापस ये एक कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 3 साल हो गए इस बात को, इस एक रेंज को, कंसोलिडेशन को। पिछले हफ्ते ही वापस इसने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था 465 का लेवल, बट ब्रेक नहीं कर पाया। अभी मेरी नज़र इस पे इसके लिए है क्योंकि 2021 के बाद कोई भी ऐसी बार पहला इंस्टेंस हुआ है कि सॉरी 2018 के बाद कोई भी पहला ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि जिसके अंदर प्राइस वापस 465 के लेवल को टेस्ट कर पाया, ठीक है। पहला तो वो, दूसरा एक कंसोलिडेशन। अभी आप देखोगे कि इसका जो जो कैरेक्टर है वो वैसी है कि कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेक होता है। फिर आप देखोगे इधर भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ फिर ब्रेक हुआ। अभी इधर एक इतने 3 साल पुराना कंसोलिडेशन है, अगर ये ब्रेक होगा तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। साथ ही साथ पहली बार 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अपना जो ऑल टाइम हाई था वापस उस लेवल को टच करके आया। और साथ ही साथ आप देखोगे पिछले 3 हफ्ते में से 2 हफ्ते ये एक क्या कहते हैं वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, आने वाले टाइम में मिल सकता है। और परसेंटेज की बात करूँ तो आपको ऑलरेडी दिख गया रहेगा कि 48% कहीं ना कहीं हम लोग को गेंस नज़र आ रहे हैं। 465 का करंट मार्केट प्राइस है, अगर ये ब्रेक होता है अच्छे कैंडल्स और वॉल्यूम्स के साथ तो कहीं ना कहीं 904 के इसके अंदर हम लोग को लेवल्स दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर ये भी बताना कि आप लोगों को बजट के बारे में कैसा लगता है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, या कुछ भी आपका इन जनरल थॉट बताइए। और या आप लोगों के दोस्तों को भी शेयर करिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।